कहानी की शुरुआत आज से ही कई सौ साल बाद होती है, जब इंसानों ने धरती का इतना बुरा हाल कर दिया था कि अब वो रहने लायक नहीं बची थी। और ये हिसाब लगाया गया था कि आने वाले 70 साल के अंदर धरती तबाह हो जाएगी। इसीलिए इंसानों ने आंख वन नाम की एक स्पेसशिप बनाई, जिसके अंदर कुछ लोगों को प्रॉक्सिमा बी नाम के एक दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा रहा था। शुरुआत में तो ये मिशन बिल्कुल सही चला, लेकिन कुछ समय बाद शिप में कुछ खड़बड़ी आ गई, जिस वजह से एक लोहे का भीम नीचे पड़े एक पोर्ट पर गिर गया, जिसमें नाम की एक महिला सो रही थी। और जैसे ही की आंख खुली तो उसने तुरंत ही हालत को समझते हुए अपने बाकी साथियों को उठाना शुरू कर दिया। और साथ ही उसने इस हादसे के बारे में लेफ्टिनेंट स्पेंसर को बताया, जिसके बाद वो दोनों सभी लोगों को बाहर निकालने में लग गए। सभी लोग फटाफट अपने अपने हेलमेट्स पहन रहे थे कि तभी नाम के एक आदमी ने देखा हो कि एक लोहे का बीम कैप्टन के पॉड के ऊपर पड़ा हुआ था, जिस वजह से उन्हें उठाना मुश्किल था, और इसीलिए वो इस बीम को हटाने में लग गया नॉइस। और जबकि नज़र उस पे पड़ी तो उसने सबसे पहले तो ब्रेन को उसका हेलमेट पहना है, जिसके बाद वो ब्रेन को वहां से बाहर ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग किसी भी हाल में अब कैप्टन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। नॉइस एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद सभी लोगों ने अपने हेलमेट उतार दिए, जिसके बाद और स्पेंसर ने इस हादसे की खबर कमांडिंग ऑफिसर को देने का फैसला किया। और जब वो दोनों उसके कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी स्पेसशिप का एक पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। कमांडिंग ऑफिसर की गायब हो जाने के बाद शरण ने ये जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया, जिसके बाद सबसे पहले उसने सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई। असल में उनकी में एक अनजान दिक्कत आ गई थी, जिसके चलते उनका एक पूरा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, और इसी वजह से वो सभी लोग तय किए गए समय से 1 साल पहले ही उठ गए। नॉइस असल में शेरन और उसके सभी साथी प्रॉक्सिमा बी नाम के एक प्लेनेट पर जा रहे थे, लेकिन अब सीमित खाने और पानी की वजह से उन सभी को हर एक चीज का ध्यान रखना था। और शेरन को भरोसा था कि वो लोग अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो धरती पर मौजूद लोगों की आखिरी उम्मीद थी। मीटिंग के बाद एग्नेस नाम के एक लड़के ने शेरन को आइडिया दिया कि वो स्पेसशिप के अंदर सब्जियां उगा सकते हैं। शेरन को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने तुरंत ही पावर को उस सेक्शन में भेजने का आदेश दे दिया। नॉइस पर जब स्पेंसर को इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और उसने शरण को इतने बड़े फैसले लेने से पहले उसके साथ डिस्केंस करने को कहा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअली में फसल उगेगी या नहीं। नॉइस उसकी पूरी बात सुनने के बाद शरण ने सबसे पहले तो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी, और साथ ही उसने स्पेंसर को चेतावनी दी कि अगली बार सबके सामने बगावत करने से पहले 2 बार सोच लेना। इसके बाद इस चीज पर फैसला लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, नॉइस तैसा, जिसमें सभी लोगों ने के प्लान के साथ जाने का फैसला किया। और तभी अचानक से जहाज में ऑक्सीजन सप्लाई तेजी से गिरने लगी, और इस दिक्कत को सही करने के लिए शिप के लाइफ सपोर्ट ऑफिसर जैस्पर को बुलाया गया, लेकिन जैस्पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सभी क्रू मेंबर्स ने वापस अपने हेलमेट पहनने शुरू कर दी। लेकिन उधर डोरान बेलोर नाम का एक आदमी बिना हेलमेट के मेडिकल रूम में फंसा हुआ था, पर तभी खुशकिस्मती से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, जिसे पहनकर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स ने आखिरकार जैस्पर को ढूंढ लिया, जिसके बाद उसे डेक पर मदद करने के लिए लाया गया। और इस दिक्कत को सही करने की बजाय जैस्पर ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जैसफर के मुताबिक वो असली जैस्पर था ही नहीं, बल्कि वो कुछ ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर इस मिशन पर आया था। असल में साइंटिस्ट के मुताबिक धरती के पास अब सिर्फ 70 साल ही बचे थे, पर को उनकी इन बातों पर भरोसा नहीं था, और उसे लगता था कि शायद धरती पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो किसी भी हालत में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता था। क्नॉइस ये सुनकर को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उसने अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो लोग मिलकर इस परेशानी से बाहर निकल सके। उधर बेल्लौर ने भी किसी तरह से दरवाजे को खोलकर अपने साथ साथ कई सारे लोगों की जान बचाई। क्नॉइस जो जल्द ही मरने वाले थे, इधर नाम की एक लड़की मेन प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और उधर स्पेंसर और एक दूसरे आदमी को शिप के बाहर जाकर जांच करने का काम दिया गया, जहां उन्हें लीकेज मिली, जिसे ठीक करने के बाद उन सभी की जान खतरे से बाहर थी। अलिसिया के शानदार काम की वजह से उसे लाइव सपोर्ट के चीफ के तौर पर प्रोमोट कर दिया गया, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी 6 लोग मारे गए थे। थोड़ी देर बाद शारन जास्पर से मिलने गई, जहां उसने जास्पर को चेतावनी दी कि शायद उसे इस झूठ के बदले में मौत मिलनी चाहिए, जिस पर जास्पर का कहना था कि वो
अकेला झूठ बोलकर शिप पर नहीं आया और उस जैसे और कई सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये सुनकर शरण बहुत हैरान थी और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद की सजा तय करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एक बार उसकी बात भी सुनने का फैसला लिया गया। पर जब वो लोग उससे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने जाजपर का गला काटकर उसे पहले ही मार दिया था। अगले दिन जब स्पेंसर और उसका साथी बाहर से शिप की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक काफी सारा मलबा आकर उनसे टकरा गया, क्नॉइज, जिसमें स्पेंसर को तो सिर्फ थोड़ी चोट आई पर उसके साथी ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद जब स्पेंसर वापस आया तो उसे शिप में कई सारी शक वाली बातें सुनाई दे रही थी, जैसे उनका 1 साल जल्दी उठना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना और अब जैस्पर का कत्ल। थोड़ी देर बाद ने डिपार्टमेंट हेड जेम्स के साथ शरण के बारे में बात की कि कैसे शरण ने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं की थी और वो सीधा लॉन्च के दिन वहां आई थी, और अब कमांडिंग ऑफिसर के गायब होने के बाद कैसे उसने खुद को कैप्टन घोषित कर दिया। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स को जैस्पर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जैस्पर के कमरे में कौन गया और निकला, ये सारा रिकॉर्ड गायब था। थोड़ी देर बाद अचानक एग्नेस के फार्म में एक पानी की पाइप फट गई, जिसके बाद उन लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का पानी बचा था। इस सब के बाद जब एग्नेस पानी साफ कर रहा था तभी उसकी नज़र वहां मौजूद एक ब्लेड पर पड़ी, क्नॉइस। और अब अग्नेस और अलिसिया को ये लग रहा था कि शायद कातिल ने जैस्पर का गला काटने के बाद ये ब्लेड पानी की पाइप में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब ये पाइप फट गई। इसलिए अग्नेस उस ब्लेड को लेकर सीधा फेलिक्स के पास पहुंच गया। उधर रीवा की टीम लगातार ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। अगले दिन जेम्स शिप की बाहर से जांच कर रहा था और स्पेंसर अंदर से उसे देख रहा था। अपनी जांच के दौरान जेम्स को शिप पर कुछ डायमंड जैसी दिखने वाली चीजें मिली, क्नॉइस, और जैसे ही उसने उस चीज को अपने हाथ में लिया तो अचानक उसके ग्लव्स पिघलने लग गए और वो तुरंत अंदर की तरफ भागा, जहां डॉक्टर संजीवनी ने उसकी मरहम पट्टी की। उधर इस बात से परेशान थी कि वाटर टैंक्स जरूरी प्रेशर तक नहीं पहुंच पा रहे, नॉइस। अभी ईवा ने एक एजेंट मीटिंग बुलाकर सभी को बताया कि अब उनके पास सिर्फ 4 ही दिन का पानी बचा है और अगर सबने थोड़ा थोड़ा भी पिया तो भी 810 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। अब उन्हें कुछ भी करके पानी का जुगाड़ करना होगा, क्नॉइस। और खुशकिस्मती से उन्हें जल्द ही अंतरिक्ष में एक ऐसा कॉमेट मिल गया जिसके अंदर काफी सारा पानी मौजूद था, और अब उन्हें कुछ भी करके इस कॉमेट से सारा पानी निकालना होगा। इसके बाद जेम्स को उस कॉमेट पर सही तरीके से लैंड करके पानी निकालने का काम दिया गया, क्नॉइस। और इसमें पूरे मिशन को मॉनिटर करने वाली थी और उन दोनों का ये मिशन कामयाब भी रहा, जिसके बाद जेम्स को शिप पर काफ़ी शाबाशी मिली। आने की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सभी लोग काफ़ी रिलैक्स थे, और उसी रात स्पेंसर को ये अनजान मैसेज आया जिसमें के सामान का पता लिखा हुआ था, क्नॉइस। और उसी मैसेज की बदौलत स्पेंसर को एक मेमोरी ड्राइव मिली जिसमें एक वीडियो मौजूद थी। उस वीडियो में ही जास्पर एक बार में शरण को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो एक बाइकर को बेरहमी से पिट रही थी और अंत में उसने उस बाइकर का गला काट दिया, क्नॉइस। ये देखकर स्पेंसर काफी हैरान था और उसने तुरंत ही फेलिक्स को इस बारे में बताया, जिसके बाद शरण को जैस्पर के कत्ल के इंसान में अरेस्ट कर लिया गया। और इस वीडियो के बावजूद भी शरण का कहना था कि वीडियो में दिख रही लड़की वो है ही नहीं, एआई ने बनाई है, मैं नहीं हूं ये। उधर एग्नस परेशान था क्योंकि बिना किसी वजह के उसकी ये सब्जियां खराब हो रही थीं, और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, जेम्स ने उसे अपने पिघले हुए ग्लव्स की जांच करने के लिए बुला लिया। उधर वीडियो को लेकर से तहकीकात कर रहा था, जिसमें का कहना था कि मैं इस वीडियो का हिस्सा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त वो को लेकर चल रही मीटिंग में थी। पर फेलिक्स उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसे जगह जगह पर अलग अलग चीजें दिख रही थी। असल में दिक्कत सिर्फ फेलिक्स को नहीं बल्कि सभी क्रू मेंबर्स को हो रही थी। और कुछ देर बाद फेलिक्स एक बार फिर से होश में आया और उसने दोबारा से शरण से सवाल जवाब शुरू कर दिए, जिसमें ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने फेलिक्स के होश उड़ा दिए। असल में और उसकी जुड़वा बहन डेनिस का जन्म लैब में खास एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ था। उन दोनों को ही खास तौर पर स्पेस में रहने के लिए तैयार किया गया था। पर जल्द ही उसकी बहन टेनिस को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आना शुरू हो गया और वो अक्सर लोगों को मारना शुरू कर देती थी। और ऐसे ही एक दिन उसने वीडियो में मौजूद उस आदमी का कत्ल कर दिया। इसी वजह से को बाकी लोगों के साथ ट्रेन नहीं किया गया था, क्नॉइस। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद पर भरोसा हो गया और उसने को एक बार फिर आज़ाद कर दिया। इसके बाद लोगों को जो जीबो-गरीब चीज़ें दिखाई दे रही थी उसके बारे में एक मीटिंग हुई, और जब मीटिंग में स्पेंसर ने को देखा तो वो काफ़ी गुस्सा हुआ
और उसे तब और ज्यादा गुस्सा आया जब फेलिक्स ने आजाद करने की वजह बताने से भी मना कर दिया। मीटिंग के दौरान एग्नेस ने डॉक्टर संजीवनी को बताया कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे उस पानी का हाथ हो सकता है जो हमने उस कमिट से निकला था। और ये बात बताते ही एग्नेस अचानक बेहोश हो गया। उसकी ये बात सुनते ही डॉक्टर संजीवनी ने तुरंत ब्लड सैंपल्स की जांच की और उसे पता चला कि कॉमट के पानी में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिससे LSP जैसा नशा होता था और इसी के चलते सभी को भ्रम हो रहे थे। क्नॉइस ये खबर मिलते ही शरण तुरंत संजीवनी के पास आई और उसने बताया कि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन है और उसे ये बात जानकर हैरानी हुई कि संजीवनी को इस बारे में पहले से पता था। शरण का कहना था कि कॉमेट का पानी पीने के बावजूद भी उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और इसीलिए उसे लगता है कि शायद उसके खून से वो एंटीडोट बना सकते हैं। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए संजीवनी ने तुरंत कुछ टेस्ट करने शुरू कर दिए और जल्द ही ये बात कंफर्म हो गई कि वो के खून से एंटीडोट बना सकते हैं। क्नॉइस और इससे पहले कि वो अपना काम पूरा कर पाती, संजीवनी अचानक जमीन पर गिर गई और इसलिए इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी एलिसिया को दी गई, जिसने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया और उसने बड़ी समझदारी से को मल्टीप्लाई करके सीधा पानी की सप्लाई में डाल दिया ताकि वो लोग इसको तेजी से सभी क्रू मेंबर्स तक पहुंचा सके। जल्दी ही सभी क्रू मेंबर्स वापस ठीक हो गए और एलिसिया ने ही वो पानी सबसे आखिर में पिया क्योंकि उसे भ्रम की वजह से अपनी माँ दिखाई दे रही थी। इनसे वो मन बहलाने के लिए हर बात कर लेती थी। क्नॉइस उधर एंगल्स जेम्स के जले हुए ग्लव्स की जांच कर रहा था, जिस दौरान उसे जेम्स की ग्लव्स पर एक ऐसा मटेरियल मिला जिसके बारे में इंसान जानते ही नहीं थे और इसीलिए एंगल्स को लग रहा था कि शायद किसी ने इस मटेरियल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और उसके मुताबिक शायद इसी की वजह से वो सबसे पहली गड़बड़ी हुई जिसके चलते सभी लोग समय से पहले ही उड़ गए। कुछ देर बाद स्पेंसर ने संजीवनी को आराम करने भेज दिया और मौका मिलते ही वो खुद डेटाबेस की जांच करने में लग गया। क्नॉइस यहाँ उसे कि क्लोन होने के बारे में पता चला और ये जानकारी मिलते ही उसने शरण पर अपनी असलियत छुपाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और उसका मानना था कि क्लोन होने की वजह से ही स्पेसशिप की कैप्टन नहीं बन सकती क्योंकि इतनी सारी जिंदगियों की जिम्मेदारी ये क्लोन के हाथ में देना तो बेवकूफ थी। शरण ने उसे समझाने की काफी कोशिश की और स्पेंसर इस मुद्दे को काउंसिल के पास ले गया। यहाँ उसने अपनी बात को साबित करने के लिए कि बहन डेनिस की वीडियो का इस्तेमाल किया और इसके बावजूद भी उसके अलावा काउंसिल का हर एक मेंबर की ही सपोर्ट में था और उन सभी का मानना था कि ने कई बार अपनी काबिलियत को साबित किया है और इसके बाद तो को स्पेसशिप का ऑफिशियल कैप्टन घोषित कर दिया गया और ये जिम्मेदारी मिलते ही ने बिना समय बर्बाद किए सभी कौन का काम देना शुरू कर दिया। उधर इंजन रूम में ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रैग और लगातार स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके लिए वो एक ओवर एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर ने ईवा को फ्यूल की ओवर हीटिंग के बारे में सावधान भी किया और इसके बावजूद भी ईवा ने इसी रास्ते का इस्तेमाल करने का फैसला किया और ग्रेग और को इंजन का ध्यान रखते हुए किसी भी इमरजेंसी में पास ही में मौजूद लिवर खींचने को कहा, जिसके बाद वो खुद किसी काम से बाहर चली गई। के इंजन रूम से निकलने के कुछ ही देर बाद अचानक फ्यूल ओवर हीटिंग की वजह से चारों तरफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गई और ये सब इतनी तेज हुआ कि ग्रेग और उस लिवर को खींचने से पहले ही रेडिएशन की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद जेम्स का ध्यान की गिरती हुई रफ्तार पर पड़ा और जब उसने को ये बात बताई तो उन दोनों का ही शक फ्यूल टैंक ब्लास्ट की तरफ गया और अपने शक को दूर करने के लिए जब उन्होंने को केन अटैक करने की कोशिश की तो उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ईवा को तुरंत इंजन रूम में जाने को कहा और जब ईवा इंजन रूम में पहुंची तो उसने देखा क्नॉइस रेडिएशन की वजह से इंजन रूम के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके थे। ये देखते ही ईवा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही ये जानकारी को दी, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर्स रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढने में लग गए। उधर की खून की इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेलिक्स को पता चला कि एलेसिया की टैबलेट से स्पेंसर को एक खुफिया मैसेज भेजा गया था जिसमें कि मेमोरी कार्ड की जानकारी थी और जब एलेसिया से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका टैबलेट कुछ देर के लिए बेलोर के पास था। ये जानकारी मिलते ही फेलिक्स बेल्लोर से पूछताछ करने के लिए गया और जैसे ही बेल्लोर को पकड़े जाने का एहसास हुआ तो उसने भागना शुरू कर दिया, पर आखिरकार फेलिक्स ने उसे दबोच ही लिया, जिसके बाद फेलिक्स, जेम्स एंड स्पेंसर उसे पूछताछ के लिए ले आए क्नॉइस, जहां उसने कबूल कर लिया कि उसी ने जास्पर का खून किया था और उसने जास्पर को इसलिए मारा क्योंकि वो भी घूस देकर यहाँ आया था और वो नहीं चाहता था कि जास्पर उसके बारे में सबको बता दे। उधर रीवा की टीम एक अलग ही मुसीबत में थी।
असल में टीम के कुछ मेंबर्स ऑटोलॉक की वजह से रेडियो एक्टिव जोन में ही फंस गए थे और बढ़ती रेडिएशन की वजह से उन सब की जान खतरे में थी। और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई इंसान इंजन रूम में जाकर उस लीवर को नीचे करके इंजन को बंद कर दे। अरे इतनी तेज रेडिएशन की वजह से बेल और की तुरंत ही मौत हो गई और उसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाकर अपना प्रायश्चित पूरा किया और इंसानियत को खुद को बचाए रखने का एक सुनहरा मौका। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चांद को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।